अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए बेटे बहू उनको ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। वह खुशी खुशी घर आ जाते हैं। बेचारी विमला जी इधर उधर भटकती हैं और अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं, लेकिन बेटा उन्हें कहीं नहीं मिलता है। वह भटकते भटकते एक हाईवे पर आ जाती हैं। वहाँ पर एक दुकान वाला उन्हें देख लेता है और वहीं के पास ही एक शहर में वृद्धा आश्रम के बाहर छोड़ देता है और कहता है, माँ जी आप वृद्धा आश्रम में चली जाइए, ऐसे आप इधर उधर कहाँ भटकती फिरेंगी। लेकिन विमला जी वृद्धा आश्रम में नहीं जाती हैं। वह वृद्धाश्रम के बाहर ही बैठकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही होती हैं। तो दोस्तों इस हालात का जिम्मेदार उनके खुद के बेटे बहू ही हैं। अब हम कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, यानी कि उनके बेटे बहू की तरफ। ईशानी और अमित जैसे ही पार्टी ख़त्म करके घर पहुंचकर सोफे पर बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा कोई छोड़कर चला गया था। अमित नशे में झूलते हुए वह लिफाफा जैसे ही खोल कर पढ़ा तो उस फोटो और लेटर को देखते ही नशे में डूबी हुई उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गईं और उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे वह फोटो और लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? अमित अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर अपने थरथराते होठों से बोल रहा था और एक तरफ सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गया। तभी अमित को बिजली के करंट लगने जैसा हिलता देखकर मुस्कुराकर बोली, लगता है बुढ़िया से छुटकारा मिलते ही तुम अभी तक खुशी से नाच रहे हो। अच्छा हुआ बुढ़िया मर गई, अब हम ऐसे ही ऐश करेंगे। ईशानी अमित को झकझोरते हुए बोली। अरे कुछ तो बोलो। अमित लिफाफे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए ईशानी से बोल रहा था। ईशानी वो, लेकिन जैसे अमित की आवाज़ तो हलक में ही अटक कर रह गई। ईशानी ने खुद ही वह लिफाफा उठाया तो उस फोटो को देखते ही उसके भी पैरों तले जमीन सरक गई और वह फोटो और लिफाफा उसके हाथों में सूखे पत्ते जैसा लहराने लगा था। ईशानी बोली, पर यह सब कैसे हो सकता है अमित? नहीं, ज़रूर हमें नशे में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। उस रात के अंधेरे में जहाँ लोग सुकून की नींद सो रहे थे, वहीं अमित और ईशानी की रातों की नींद क्या, दिन का चैन भी छीनने वाला था। दोनों रात भर डर के मारे थर थर काँप रहे थे। अमित अगली सुबह बोला, ईशानी डरो मत, तुम तो जानती हो उस दिन वह शुक्ला साहब घर आए थे। वह बहुत बड़े जज हैं, देखना कुछ नहीं होगा। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर उस जज के ऑफिस पहुँचे तो देखा जज साहब उनकी चेयर अलमारी की तरफ मुंह करके एक फाइल पढ़ रहे थे। अमित बोला, जज साहब आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ हार्ट अटैक के कारण 6 महीने पहले ही मर चुकी हैं। मैंने खुद अपने हाथों से माँ का अंतिम संस्कार किया है, तो फिर माँ जिंदा कैसे हो गई? लगता है यह फोटो में माँ की कोई हमशक्ल है जो हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। ईशानी बोली, हाँ जज साहब, कहाँ वह भिखारी, फटे मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली बुढ़िया, और कहाँ यह फोटो में कोई महारानी से कम नहीं लग रही है, बस चेहरा ही मिल रहा है फोटो से उस बुढ़िया का। अमित बोला, जज साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बताओ। इतना सुनते ही जैसे ही उस जज ने अपनी कुर्सी उनकी तरफ घुमाई, उस जज को देख दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। वह कभी इस फोटो को देखती तो कभी उस जज की अपनी फटी आंखों से निहारते। डर के मारे दोनों की हालत और ख़राब
होने लगी और ईशानी तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं जज के पास खड़ा वह शख्स दोनों की हालत पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमित सोचते सोचते पागल हुए जा रहा था और अभी कुछ दिन पहले की ही बातें याद करने लगा। अरे मोहन भाई, माँ की कितनी सेवा वहाँ आप लोग कर रहे हैं कि वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आ रही? यही अगर मेरी पत्नी ईशानी उन्हें ना पूछे तो आप लोग कहेंगे कि वह सेवा नहीं करती है। पर देखो, माँ ने एक बार कहा कि मुझे हरिद्वार पहुँचा दो, वहाँ से मैं अपने भाई के घर चली जाऊँगी। तब तो ईशानी ने एक बार मना नहीं किया, उसने झट से माँ को हरिद्वार पहुंचा दिया। माँ ठीक तो हैं? अमित ने अपने ममेरे भाई मोहन से कहा। मोहन बोला, क्या बुआ जी हमारे पास हैं? यह किसने कह दिया आपसे? वह तो हमारे पास नहीं है। अमित बोला, यह क्या कह रहे हो? 2 महीने पहले माँ यहाँ से गई हैं, अब तुम लोग कह रहे हो कि माँ वहाँ नहीं है। अब वहाँ नहीं है तो कहाँ गई? मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं माँ को ढूंढता रहूं। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें ढूंढो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अमित को देखकर लग नहीं रहा था कि वह अपनी माँ के लिए व्याकुल है, पर उधर दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार उसकी माँ विमला जी के लिए बेहाल हुए जा रहे थे और उनकी खोज में चारों तरफ निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो वे लोग हार कर वापस आ गए। करीब 3 महीने तक उन्हें ढूंढते ढूंढते बीत गए। एक रोज़ मोहन अपने बूढ़े पिता के नाम से वृद्ध आश्रम में कुछ दान करने जा रहा था तो उसकी नज़र रास्ते में फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो मैले कुचैले कंबल ओढ़े अपना हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रही थी। बेटा कुछ दे दो इस बुढ़िया को, ताकि मैं अपने पेट की आग बुझा सकूं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मोहन ने वहीं एक दुकानदार से पूछा कि पहले तो इस बूढ़ी अम्मा को यहाँ कभी नहीं देखा। दुकानदार बोला, अरे साहब क्या बताऊँ, 3 महीने पहले यह औरत किसी जंगल में मिली थी। इसके बेटे बहू के बारे में पूछा तो उसका नाम लेते ही डर के मारे कांपने लगती हैं। तब से बेचारी भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हैं। वृद्ध आश्रम में भी नहीं जाती हैं कि कहीं इसके मायके से कोई ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। जैसे ही मोहन वहाँ से गुजरने लगा, उस बूढ़ी महिला ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा मेरी झोली में भी कुछ डाल दे, भगवान तेरे बच्चों को खुश रखेगा। मोहन ने जैसे ही झुककर नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। बुआ जी, आप इस हालत में? किसने आपकी ऐसी दशा की जो आपको वृद्धा आश्रम के बाहर भीख मांगना पड़ रहा है? और आप क्या हमारा इंतजार कर रही हैं? मोहन के मुंह से बुआ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और उनसे लिपट गई। वहीं खड़ा दूसरा अनजान व्यक्ति बोलने लगा कि बुढ़िया छोड़ उसे, भले आदमी को यह क्या तरीका भीख मांगने का। मोहन ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, यह भिखारी नहीं, हमारी बुआ जी हैं, दूर हटो यहाँ से। फिर मोहन ने ही विमला जी से पूरी बात पूछी और विमला जी ने रो रो कर अपनी पूरी बात बताई तो उनका खून खौल उठा और सोचने लगा, कोई अपनी माँ के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है। मोहन बोला, बुआ जी, अमित कुछ दिन पहले आपके बारे में पूछ रहा था, रुकिए मैं उसे आपकी खबर दे देता हूँ। विमला जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं वृद्धाश्रम में रह लूँगी। इतना कहकर वह जाने लगी तो मोहन माफ़ी मांगकर उन्हें अपने साथ घर ले गया
इधर अमित और ईशानी निश्चिंत होकर खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने विमला जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। वह तो बस किसी को खुद पर शक ना हो इसलिए मोहन से माँ के बारे में पूछ रहा था। एक दिन ईशानी खुशी से झूमती हुई बोली, कितने संघर्षों के बाद यह घर अब मुझे अपना लगता है। न जाने इस घर की मालकिन बनने के लिए मुझे कितने ही पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर आज मैं ठाठ से अकेली इस घर में रह रही हूँ। अच्छा हुआ उस बुढ़िया को समय रहते इस घर से अलविदा कर दिया। अब मैं अपने पति और बेटे के साथ वक्त बिताऊंगी और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ईशानी आईने के सामने सजती हुई खुद से बातें कर रही थी, तभी बाहर से उसके पति अमित की आवाज़ आई, अरे मैडम, और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? पता चला वहाँ पार्टी ख़त्म हो गई। इससे अच्छा तो तुम पहले ही समय पर तैयार हो जाया करती थी। पहले भी कुछ नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हो, फिर भी ना जाने इतनी देर क्यों लगाती हो। अब निकलेंगी कि नहीं? घर में ताला भी लगाना होगा। ईशानी बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हूँ क्या? और पुराने दिनों की तो बात ही मत करो। जब जब उन दिनों की याद आती है मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अमित सोफे पर आराम से बैठे बैठे बोला, सोच लो तुम्हारा ही मायका है। बोलो क्या सोचेंगे कि तुम्हें इतना लेट उन लोगों के पास लेकर आया हूँ। कहीं गलती से यह ना सोच लें कि मैं तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहता। फिर ईशानी बोली, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वह लोग यह भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर न कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी हंसी उड़ा दी। और वह ज़ोर से हंस दी। अमित भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। दोनों रात भर पार्टी के नशे में झूमते हुए घर लौटे कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। ईशानी अंदर से बोली, अमित जरा देखिए तो कोई दरवाजे पर आया है। अमित बोला, जैसा हुक्म मेरी मालकिन, अभी देखता हूँ। इतना कहकर वह दरवाजे पर चला गया तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। उसने अमित को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर, अमित के नाम से कुरियर है क्या? वे यहीं रहते हैं? अमित बोला, हाँ हाँ मैं ही हूँ अमित। लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है जरा मैं भी तो देखूं। आखिर कौन है मेरा शुभचिंतक जो मुझे कुरियर किया है? कुरियर वाले ने उसे वह कुरियर पकड़ाकर उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। अमित कुरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम से एक नोटिस और फोटो थी, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जहाँ वह खड़ा था वहीं जम गया हो। तभी अंदर से ईशानी आई और बोली, कौन आया था दरवाजे पर? अमित ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अभी भी वह उस पेपर को ही पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर ईशानी ने फिर पूछा, कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? अमित ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर एक ही पेपर को बार बार पढ़ रहे हो? और यह किसकी फ़ोटो है? अमित ने ईशानी को देखा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वह पेपर उसके हाथों में मानो पतंग की तरह हिल रहे थे। कागज़ ईशानी की तरह बढ़ाते हुए बोला, इसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ईशानी ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर डर दिखने लगा और वह अमित से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वह तो कब की मर चुकी हैं। अभी अमित ख्यालों में ही था कि ईशानी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे यह कौन उस बुढ़िया की हमशक्ल पैदा हो गई है? लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा।
अमित घबराते हुए बोला, नहीं ईशानी, कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा। अमित भी चुपचाप भूत बनकर बैठ गया, क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा था। उसको चुप देखकर ईशानी भड़कते हुए बोली, आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो। अमित भड़कते हुए अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को उतना ही खींचो जितना कि वह खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़नी ही पड़ी है। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या करना है। अमित के चिल्लाने पर ईशानी भी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अमित उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और ईशानी से बोला, अब गुस्से में बैठने से क्या फ़ायदा, कुछ तो इस मुश्किल का हल निकालना होगा। ऐसा करते हैं, मामा जी के घर चलते हैं, वहीं इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। वैसे भी वहाँ उन लोगों को सारी बातें पता होंगी और ना जाने इस नोटिस के पीछे की सच्चाई क्या है। ईशानी बोली, नहीं, मैं तुम्हारे मामा के घर कभी नहीं जाऊंगी, पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। अरे, तुमने उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार तो सही से किया था ना। वैसे एक बात समझ में नहीं आती, जब उनमें सांस ही नहीं बची थी तो वह जिंदा कैसे हो सकती हैं। सब कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमित बोला, ईशानी, एक बार सोचकर देख लो, यह सब सच हुआ तो हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले, वहाँ जाकर आराम से बैठकर बातें करेंगे और इस प्रॉब्लम का हल भी निकालेंगे। हमें वहीं बचा सकते हैं। अमित के बार बार कहने पर ईशानी मान गई और मन मार कर उठी और अमित के साथ उसके मामा के घर के लिए रवाना हुई। कार चलाते समय अमित को याद आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगी से गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उसके पास 2 कमरे का घर था। माँ विमला जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वह दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी थी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि अमित को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, पर अमित के लिए माँ तैयार नहीं थी। अमित पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वह उसमें अपना भविष्य देखी थी। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले मेहनत की। अमित को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत बड़ा योगदान था। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और अमित पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। नौकरी करने के साथ ही विमला जी के घर लड़कियों के माता पिता की लाइन लग गई। सबको देखने परखने के बाद विमला जी ने ईशानी को अमित के लिए पसंद किया और उसे अपने घर की बहू बनाकर इज्जत के साथ घर लाई। अमित ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बनवा लिया। 2 साल बाद दोनों एक बच्चे के पिता बन गए। कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। ईशानी का स्वभाव बदलने लगा। उसने विमला जी की सेवा तो कभी नहीं की थी, पर अब बात बात पर उन्हें ताने सुनाना, आते जाते उन पर तंज कसना, यह रोज़ की बात हो गई थी। धीरे धीरे उसने अमित को भी अपने रंग में रंग लिया, लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। उधर विमला जी तो अपने माँ के घर आई हुई थी, उधर ईशानी ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ईशानी जानती थी कि विमला जी को सबसे बड़ा सहारा अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है तो वह क्या ही कर लेंगी, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। जब 15 दिनों का सारा कार्यक्रम
निपटा तो ईशानी ने अमित से कहा, मम्मी जी को वृद्धाश्रम भेज दीजिए, क्योंकि अब इस घर में मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। हमारा बेटा भी बड़ा होने लगा है, उनके लिए भी जगह चाहिए। जब 1 महीना तक विमला जी को लेने के लिए अमित नहीं गया, तब उन्होंने बेटे को फ़ोन किया और वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था कि अभी भी घर पर नहीं हूँ, हम छुट्टियाँ बिताने बाहर आए हैं। बहुत मुश्किलों के बाद किसी और के साथ विमला जी अपने घर पर आई तो बहू उनसे नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। घर के सारे काम करवाती थी, ऊपर से मार पिटाई भी करती थी। एक रोज़ ईशानी ने विमला जी से कहा, मामा जी की पोती की शादी है, आप अगर जाना चाहती हैं तो आपको भिजवा दूंगी। विमला जी खुशी से जाने को तैयार हो गईं, पर ईशानी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह दोनों धोखे से विमला जी को हरिद्वार के पास एक सुनसान रास्ते पर ले आए और वहीं उन्हें खाई के पास छोड़कर आ गए, यह कहकर कि मोहन भाई आपको यहाँ से लेने ही आता होगा। विमला जी भी अपने भतीजे का इंतजार करने लगी। दिन से रात और अब रातों से हफ्ते बीत गए थे, पर मोहन को कुछ पता होता तो वह उन्हें लेने पहुँचता ना। बेचारी भूखी प्यासी एक दिन जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, तो कुछ बाजार के आदमी ने उन्हें पास के बाजार में लाकर छोड़ दिया था और वह तभी से वहीं पर भीख मांगकर अपना पेट भर लेती थी। उधर 1 हफ्ते बाद डर के कारण अमित और ईशानी फिर से उसी जगह यह देखने गए कि माँ अभी भी वहीं है या मर वर गई है। ईशानी और अमित ने चारों तरफ देखा तो माँ कहीं नहीं दिखाई दी, लेकिन वहीं एक खाई में किसी बूढ़ी औरत की एक लाश दिखाई दी, जिसे जंगली जानवरों ने खाकर बेपहचान कर रखा था। शायद वह भी अपने बेटे बहू की ही सताई हुई जंगल में छोड़ी हुई थी, जिसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था। उस बूढ़ी औरत की लाश को देखकर ईशानी और अमित के पैरों तले जमीन सरक गई और डर के मारे उन्होंने सोचा कि यह माँ की लाश है। अमित और ईशानी ने वहीं आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठा की और माँ का वहीं अंतिम संस्कार करके भाग गए। लेकिन जब आज उन्हें नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने आज 6 महीने बाद विमला जी की तरफ से नोटिस उनके भाई के बेटे मोहन ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर टेंशन में आ चुके थे कि माँ जिंदा कैसे हो गई। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो दरवाज़ा खुला है। मोहन और वह जज की कुर्सी पर जो औरत बैठी थी उसे बाहर बरामदे पर सोफे पर बैठे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन औरत है जो माँ जैसी दिखती है, क्योंकि मोहन ने अपनी बुआ जी की इतनी देखरेख की थी कि पहली वाली विमला जी और अब की विमला जी को कोई पहचान ही नहीं सकता था। अमित और ईशानी को आए देख मोहन मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मोहन की बातों को अंत तक सुना करते हुए अमित अनजान बनता हुआ उस औरत से बोला, माँ यह सब क्या है? अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बुढ़ापे में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, पर आपका तो दिमाग ही खराब हो गया है। हम कब से आपको घर बुला रहे हैं, आपका अगर यहाँ मन लग गया तो बता देती। हम सब परेशान हो रहे थे। विमला जी ने एक जोर का थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार अगर झूठ बोला तो
देखो मेरी आँखों में, और मैं वही बिमला हूँ जिसे तुम दोनों मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई और अमित हड़बड़ाते हुए बोला, आप मेरी माँ हैं? तो उस दिन जज की कुर्सी पर वह औरत आप ही थी। हमें डराना चाहती थी, पर जज को आप कैसे जानती हैं? मोहन मुस्कुराकर बोला, क्योंकि वह जज मेरे पापा के दोस्त हैं और हमने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब किया था, ताकि तुम खुद डर के मारे दौड़ते हुए यहाँ आओ। इतना सुनते ही अमित तिल मिलाता हुआ बोला, शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें नोटिस भेजने की? विमला जी दूसरा थप्पड़ भी बेटे के गाल पर जड़ते हुए बोली, मैं अभी नोटिस ही भेजा है, आगे आगे देखो क्या करते हैं। यह तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की 13वीं थी तो मेरा भतीजा वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों का खाना खिलाने गया था, जहाँ मैं भी उसे मिल गई थी, तो मैं पूरी जिंदगी उस वृद्धा आश्रम में बीत गई होती। तभी ईशानी बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही हैं? विमला जी बोली, बहू मेरे मायके वालों को मैं तो अखर नहीं रही हूँ और वह मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे अपने घर की छत चाहिए रहने के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे को पालने पोसने में लगा दी, तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूंगी? जब मैं माँ बनने की जिम्मेदारी निभा चुकी हूँ तो बेटे को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अमित के कुछ कहने से पहले ही ईशानी बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया। कान खोल कर सुन लीजिए, अमित पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। विमला जी बोली, बहू तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद ही नहीं दोगे तो मैं अब कोर्ट जाकर लूँगी, पर लूँगी तो ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर की है इसके लिए। चाहती तो मैं दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। ईशानी चुप रहने वालों में से कहाँ थी, पलट कर बोली, आखिर आप ही दुनिया वालों के भड़काने में आ ही गई। यह लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपकी अपने हैं। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे। विमला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, वाह बहू, आज यह पराए हो गए और तू मेरी अपनी, जबकि तुम भूल गई कि मुझे घर से भी तुमने ही निकलवाया था मरने के लिए। मुझे खाई के पास बैठा कर छोड़ आए थे। यह तो भला हो इन लोगों का, जिन लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी। तब मुझे समझ में आया कि जो तुम काम कर रही हो वह कोर्ट के चक्कर लगाने के लायक ही हैं। तभी मोहन वहाँ आया और बोला, देखो अमित, मुझे तुम्हारी पत्नी से बात नहीं करनी है। अब तुम बता दो, बाहर ही सेटलमेंट करना चाहते हो या चलोगे कोर्ट? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी और भरण पोषण के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। उनकी ज़रूरत, उनके खर्च उठाने पड़ेंगे। आखिर बुआ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और तुम पढ़े लिखे हो तो कानून तुम भी जानते हो कि आगे क्या होगा, तुम्हें अच्छे से पता है। इसके पहले कि ईशानी कुछ कहती, अमित ने उसे इशारा करके चुप करवा दिया और मोहन से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग और क्या चाहती हैं आपकी पूजनीय बुआ जी? इतना चाहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना होगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना होगा,
उनकी सेवा के लिए एक नौकर रखो, और अगर तुम्हारी पत्नी ने बुआ के साथ बदसलूकी की तो तुम इसका अंजाम भली भांति जानते हो। अमित बोला, जब वह हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे मैं क्यों दूंगा। बीच में ईशानी बोल पड़ी, यही तो इनकी चाल है। दुनिया को दिखाती हैं कि यह बेचारी हैं, पर अंदर से बहुत चालाक हैं। विमला जी बोली, बहू मैं वहाँ जरूर रहूँगी, पर अपना खाना पीना मैं अलग नौकरों से बनवाऊँगी। मुझे तेरे टुकड़ों पर नहीं जीना। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर सेटल करना ही पड़ा, जिसके तहत विमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दिए गए और भरण पोषण का बाकी खर्चा अमित को उठाना ही पड़ा। और विमला जी अब आत्मसम्मान के साथ वहाँ रह रही थी। अब बेटा तो क्या, बहू भी उनके साथ अच्छे से पेश आती थी और उन्हें ना तो ताने देती थी और ना ही उनसे कुछ कहती थी। विमला जी अब अपने ही घर में अच्छे से रहने लगी थी। उनकी देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया, क्योंकि वह उनकी देखभाल, खाने पीने का ध्यान रखता था। बेटा उन्हें हर महीने घर खर्च के तौर पर रुपए भी देता था। बेटे को पता था अगर पैसे देने से या माँ को कुछ कहा तो माँ कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह चुप रहना ही सही समझता था। तो दोस्तों, विमला जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।